हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को हम और मजबूत बनाने के लिए आपके लिए ला रहे हैं मॉडल पेपर, यानी कि एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए यह मॉडल पेपर अब लगातार डेली आपको मिलता रहेगा। इससे हमें यह जानकारी मिलती जाएगी कि हमारा कौन सा टॉपिक अच्छा हुआ है, अभी किस टॉपिक में हमें और अधिक मेहनत करनी है। यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स आएंगे उनको हम बारी बारी से क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करते रहेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आपके पास जितने भी नोट्स होंगे अवेलेबल उनको आप रिवीजन करते रहें, और साथ ही किसी भी टाइम आप हमारे साथ बस 1 घंटे निकालकर इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए और साथ ही साथ आप खुद को भी जान सकें कि हमारी तैयारी कितनी है। तो पेपर जैसा आएगा मॉडल सेम उसी तरह तैयार किया गया है। यहाँ पर हम फिजिक्स का जो है वो मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो आइए थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास आएगा जो वो आएगा 4 प्रकार का क्वेश्चन। फिजिक्स में कुल 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा जो होगा वो अति लघुत्तरीय होगा। दूसरा जो होगा वो अति लघुत्तरीय होगा। तीसरा जो होगा वो होगा लघुत्तरीय। तीसरा जो होगा वो हमारा लघुत्तरीय, और चौथा जो होगा वो होगा विस्तृत। चौथा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा विस्तृत। अब किस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है यह आपको पता इस मॉडल पेपर के थ्रू चलेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो है हम इसमें सॉल्व जो करेंगे वो ऑब्जेक्टिव से लेकर विस्तृत क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, ताकि आपका रिवीजन जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है या हो सकते हैं। तो आप लोगों को इस -15 सेंटीमीटर पढ़ने के बाद दिमाग में कुछ हलचल हुई होगी। क्या हुई होगी कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी 2 प्रकार की होगी, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। अब किसकी पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है? तो यहां पर देखते हैं कि जो उत्तल चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, उत्तल चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, उन दोनों की फोकस दूरी जो होगी वो हमारी क्या होगी? प्लस। क्या होगी? प्लस, यानी कि धनात्मक होगी। ठीक है। और जो बचा हमारा अवतल चाहे लेंस हो और चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, इस स्थिति में ये क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अगर इतनी बात आपको दिमाग में क्लिक कर गई तो समझ लीजिए ये आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। तो यहां पर जो एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं, अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और जिन बच्चों का कोर्स जो तैयार है, अपने आप को एवल्यूट करना चाहते हैं, वो
वीडियो को रोककर एक बार खुद इसको लिख लेंगे। एक बार जब खुद लिख लेंगे तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे कि उनका लगभग कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि उसको कितने नंबर देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन था, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। माइनस होगा, इसका मतलब वह अवतल लेंस होगा या अवतल दर्पण होगा। अवतल लेंस होगा या अवतल दर्पण होगा। तो यहां पर हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन दोनों अवतल होंगे, दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा और दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो यहां पर दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जिन बच्चों को आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है कितना? 25 सेंटीमीटर। लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। और अगर यही पूछ दे स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है, तो वह हो जाएगा हमारा अनंत। वो हो जाएगा हमारा, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं। 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यह क्वेश्चन प्रतिरोधों के संयोजन से है। यह क्वेश्चन जो है वो क्या है? प्रतिरोधों के संयोजन से है। तो हमको पता है, उम्मीद है आप लोगों को भी पता होगा कि जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो हमारे पास जो फार्मूला आता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ... ये आता है हमारा फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध को जोड़ा गया है, यानी कि R1 का मान हमारे पास 4 है, R2 का मान भी 4 है, R3 का मान भी 4 है और R4 का मान भी 4 है। तो यहाँ पर हम 1/R4 भी लिख देंगे। यह हमारा फार्मूला हो गया। अब तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इसी फार्मूले में जो है, इसी 1/R1 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4 में R1 R2 R3 और R4 की वैल्यू जो है वो रख देंगे। तो यहाँ पर 1/R1 का मान आया 4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। 1/R बराबर चारों का जो लॉस लेंगे वो आएगा हमारा 4। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे एक बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का गुणा 1 + 1 और +1, तो यानी टोटल हो गया 1 2 3 4। 4/4 यानी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना? R। तो 1/R बराबर 1/1, तो हम R की वैल्यू कितना आ गया हमारा? 1। R की वैल्यू कितना आ गया? 1। उम्मीद है
ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहां पर देखते हैं कि किसी ऑप्शन में 1 ओम है क्या। तो पहला ऑप्शन है 4 ओम, हो ही नहीं सकता। 2 ओम एकदम नहीं हो सकता। 3 ओम बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 1 ओम है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं। यानी कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। सोचिए एक बार, कौन सा ऐसा यंत्र है विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। तो नॉर्मली सभी लोग देखते हैं शादी विवाह में एक बड़ी सी युक्ति लगाई जाती है इंजन के साथ डायनेमो लगाकर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत जनित्र। यानी शादी विवाह में उसको क्या बोलते हैं गांव में, जनरेटर। क्या बोलते हैं, जनरेटर। तो उसको विद्युत जनित्र बोलते हैं या जनित्र भी बोलते हैं। तो यहां पर जो जनित्र हमारा होता है, जो जनित्र होता है, जनित्र क्या करता है, जनित्र जो है, जनित्र या इसको कहते हैं जनरेटर, जनरेट करने वाला। ये क्या करता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि उसके साथ जो इंजन लगा होता है वो यंत्र होता है, यानी कि वो यांत्रिक ऊर्जा देता है। इंजन जो चलता है हमारा वो यांत्रिक ऊर्जा देता है, और जब वह डायनेमो में आगे जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी पॉइंट इसमें क्या है कि जनरेटर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जनरेटर हमारा जो कार्य करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग कहीं अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं। तो जनरेटर जो है वो करता क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह करता है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर करता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसमें है अमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमीटर क्या करता है, यह अमीटर जो है यह विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा मापता है। वोल्ट मीटर जो है यह विभवांतर मापता है। वोल्ट जो है वो क्या करता है, विभवांतर है। ये एडिशनल पॉइंट है, इन सब ये इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट है जिसको आप नोट करते हुए चलेंगे तो बाद में 4 से 5 दिन में आपके पास एक ऐसी नोट हो जाएगी जिसको आप रिवीजन करके एग्जाम में चले जाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन ए सही होगा और बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वो हमारा समाप्त हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, वो है हमारा अति लघुत्तरी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या हमारा अति लघुत्तरी है। इसमें क्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध बताइए। आपसे उम्मीद हम रखते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की परिभाषा आप लोगों को याद होगी।
याद है? अगर नहीं याद होगी तो हम यहां पर याद करा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गोलीय दर्पण, जैसे कोई दर्पण होता है, कोई भी दर्पण अगर है, इसको गोलीय दर्पण क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह किसी दर्पण के गोले से काटकर बनाया जाता है। सॉरी, यह किसी गोले के गोल दर्पण से, गोले के आकार के दर्पण से काटकर बनाया जाता है। तो एक बात याद रखना, अगर यह गोला है, दर्पण पहले गोला था और उससे अगर काट कर कोई गोलीय दर्पण बनाया गया है, तो इसका मतलब अगर इस गोले को पूरा कर दें, हमने इतना काट कर ये निकाल लिया और इस गोले को पूरा कर दे, तो गोले का केंद्र तो होगा, कहीं पर इसका केंद्र होगा। मान लेते हैं कि यह इसका क्या है, केंद्र है। क्या होता है? केंद्र है। अब इसी केंद्र से एक रेखा खींचते हैं जो दर्पण के पार चली जाती है, जिसका नाम हम लोग लिखते हैं मुख्य अक्ष। जिसका नाम क्या लिखा जाता है? मुख्य अक्ष। और यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसका नाम होता है ध्रुव। जो पॉइंट होता है उसका नाम होता है ध्रुव। अब यहाँ से देखते हैं कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो इसकी परिभाषा जो लिखी जाती है, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिखे होंगे नोटबुक में, एक बार अगर रिमाइंड करेंगे तो आ जाएगा। तो गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो किसी भी दर्पण के फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो उसके फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यानी कि r बराबर 2f, r बराबर 2f या f बराबर लिख सकते हैं r/2, या ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आधी होती है फोकस दूरी की। फोकस दूरी जो बराबर होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधे के बराबर होगी। तो f बराबर r/2। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन में बस इतना लिखेंगे। लिखना कैसे है मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लिखेंगे किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के 2 गुने
के बराबर होती है, 2 गुने के बराबर होती है, यानी कि R बराबर 2 इंटू एफ, R बराबर 2 इंटू एफ, या एक बार और दूसरा फार्मूला लिख लेना, 2 का ट्रांसफर कर देना है, तो F बराबर R बाई 2, F बराबर R बाई 2। 2 नंबर आपका हो गया फिक्स, 2 नंबर आपका हो गया फिक्स, 2 नंबर आपका हो गया फिक्स। अब देखते हैं क वाला क्वेश्चन हो गया, ख वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 100 सेंटीमीटर की फोकस की अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। 100 सेंटीमीटर की फोकस के अवतल लेंस की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाँ, तो उम्मीद है आप लोग आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे। जैसे ही हम कमेंट बॉक्स में आपके आंसर को देखेंगे, आपका रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो क्वेश्चन हम लगा रहे थे, क्वेश्चन जो हमने पूछा था वो ख का कि 100 सेंटीमीटर फोकस के अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो किसी लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं। कुछ इसके बारे में थोड़ा जनरल जानकारी हम लोग ले लेते हैं। क्षमता किसी लेंस की P से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है, क्या होता है? डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। इसका फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है क्षमता P बराबर 1/F, और F किस में होनी चाहिए? मीटर में। F किस में होनी चाहिए? मीटर में। यदि F सेंटीमीटर में है, यदि F सेंटीमीटर में है, तब क्या करेंगे? तब P बराबर जो होगा वो 100/F हो जाएगा, जब F सेंटीमीटर में होगा। यदि फोकस दूरी अगर मीटर में दिया है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, क्षमता P बराबर 1/F। कब? जब फोकस दूरी मीटर में हो। यदि F सेंटीमीटर में दिया है तो P बराबर 100/F सेंटीमीटर में। यदि सेंटीमीटर में दिया है तो 100 एक की जगह क्या हो जाएगा? ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां पर सेंटीमीटर में दिया है। और एक बात का विशेष ध्यान देते हुए चलेंगे कि ये फोकस दूरी जो है वो किस लेंस की दी है? किस लेंस की दी है? अवतल लेंस की दी है। तो हमने ऊपर पढ़ा था, पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहां पर अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी, कि फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी है तो 100 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस है इसलिए हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस की फोकस दूरी -100 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता हम ज्ञात कर लेंगे। क्षमता बराबर हो जाएगा, क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? 100/-100 सेंटीमीटर। 100 ऊपर क्यों रखे? क्योंकि यह सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। -1 क्या आएगा? डायोप्टर। -1 डायोप्टर। डायोप्टर कहां से है? क्योंकि यह क्षमता का मात्रक होता है, किसी भी लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, इसलिए यह -1 डायोप्टर है। आइए देखते हैं
अगला क्वेश्चन नंबर ग कह रहा विद्युत धारा नापने के यंत्र का नाम बताइए। क्वेश्चन हम लोग ऊपर पढ़े हैं और उम्मीद है आप लोगों को याद भी होगा कि विद्युत धारा किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताइएगा कि विभवांतर किससे मापा जाता है। तो यहां पर विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक बात साथ में और याद करते हुए चलना कि विद्युत परिपथ में इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है और विद्युत परिपथ में इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के जो प्रश्न होंगे वो होंगे हमारे 4-4 नंबर के। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको 4-4 पेज का लिखेंगे, नहीं, आराम से जितना आ रहा है उतना अच्छी तरह से लिखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम क्या होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को स्नेल का नियम पता होगा। नहीं है तो देखिए एक बार ध्यान से। ये होती है हमारी आपतित किरण, ये होती है हमारी अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। ये होता है आपतन बिंदु और ये होता है अभिलंब। ये होता है क्या? अभिलंब। इस कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और इस कोण को हम R से, इसे लिखते हैं क्या? आपतन कोण। क्या लिखते हैं? आपतन कोण। और इसे लिखते हैं अपवर्तन कोण। इसे लिखते हैं क्या? अपवर्तन कोण। क्या हो गया? ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, यह I जो है वो आपतन कोण है और R जो है वो अपवर्तन कोण है। इसी से अपवर्तन के 2 नियम बनते हैं। स्नेल का नियम जो है वो दूसरा नियम है अपवर्तन का, लेकिन साथ में मैं आप लोगों को पहला नियम बताते हुए चलता हूं कि किसी भी माध्यम में, किन्हीं 2 माध्यम में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, किसी 2 माध्यम के लिए तथा एक ही प्रकार की प्रकाश की किरण के लिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों, इसको तल मान लें तो तीनों एक ही तल में होते हैं। मेरे साथ एक बार रिपीट करिए। किन्हीं 2 माध्यम के लिए तथा एक ही प्रकार की प्रकाश की किरणों के लिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह होता है अपवर्तन का पहला नियम।
यहाँ हम लोग देखेंगे स्नेल का दूसरा नियम। तो स्नेल का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी आपतित किरण के लिए किसी भी आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियत रहता है। क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदा नियत रहता है, यानी कि साइन आई अपान साइन आर हमेशा क्या होता है? नियतांक। यही हमारा क्या कहलाता है? स्नेल का नियम। यही कहलाता है स्नेल का नियम। लिखेंगे क्या? किन्हीं दो माध्यम के लिए किसी एक रंग की प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या रहता है? नियत रहता है या नियतांक रहता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। नियतांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं तो n बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है, और इसी n को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इसी n को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ख देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ख जो है ये क्या कहता है कि किसी भी नेत्र की आंख की समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता क्या होती है? आंख की समंजन क्षमता क्या होती है? तो एक चीज ऐसा होता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि किसी वस्तु को हम लोग नज़दीक से देखें तो ठीक है, नज़दीक से दिखी, और तुरंत दूर देखें तो वो भी हमारा दिख जाता है। मतलब क्या है कि हमारे आँख की जो मांसपेशियां हैं वो इस प्रकार से सेट की गई हैं कि हमारे आँख के जो लेंस हैं उनकी फोकस दूरी को वो फटाफट ऐसे सेट कर देती हैं कि वो नज़दीक की वस्तु को भी आसानी से देख सकता है और तुरंत ही दूर की वस्तु को भी वह आसानी से देख सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए, निकट की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को परिवर्तित करने की, यानी कि सेट करने की जो हमारे आंख की क्षमता होती है उसे हम क्या कहेंगे? समंजन क्षमता। यानी कि निकट की किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंख की जो फोकस दूरी सेट करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहेंगे? समंजन क्षमता। अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? लिखेंगे निकट की वस्तु का प्रतिबिंब, निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए आंख द्वारा लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता
क्षमता कहते हैं। जिस भी स्टूडेंट को अगर इसके बारे में डाउट है, ये इसको अपने नोटबुक में लिख लेगा और कम से कम 3 से 4 बार इसको रिवाइज कर लेगा। निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए आंख द्वारा लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को, यानी जो वो सेट करता है, आगे करता है, पीछे करता है, वो सेट करने की क्षमता को ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। विस्तृत क्वेश्चन जो है वो हम कल आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बच रहा है, आवश्यक आरेख बनाकर विद्युत मोटर की कार्यविधि समझाइए, वो कल हम आपको विस्तृत उसका चित्र बनाएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 7 नंबर का सवाल है और यहाँ पर वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। तो किसी भी इसी प्रकार के मॉडल पेपर को जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेंगे और एक दूसरे दिन हम एक विस्तृत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करिएगा। धन्यवाद।